देखो आज का जो चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड द हेलो अरीन्स। यहाँ पर पहले इसके बारे में बात करेंगे कि हमें किन किन इम्पॉर्टेंट जो हम स्पेशली स्मार्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसमें किन टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है, किन पर हमें फोकस करना है। यहाँ पर एक तो हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा भी है। SN1 SN2 आपके पास E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। SN1 SN2 के अंदर हम रिएक्टिविटी भी ऑर्डर पढ़ेंगे, जो हमने पहले बात नहीं की थी रिएक्टिविटी ऑर्डर की। ठीक है, इसी के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके पास कैसे आप देखते हो, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन भी आपके पास आता है। साथ में आपके पास कायरल कार्बन क्या होता है, हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकव रूल कैसे लगाएंगे, आपके पास मार्कोनिकव रूल है वो कैसे लगाएंगे, सेट्ज़फ रूल आपके पास क्या कहेगा, बीटा एलिमिनेशन आपके पास क्या होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास नेम रिएक्शंस इस चैप्टर के अंदर जितनी इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और नेम रिएक्शन के बाद कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ से बेसिकली पूछे जाते हैं, उन रीजनिंग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर कन्वर्जन या फिर कंप्लीट द रिएक्शन करेंगे। उसी के साथ हमारा चैप्टर है वो आपके पास कवर अप हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक बार SN1 SN2 जो मैकेनिज्म हमने इससे पहले पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि आपको किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। ठीक है, वहां पर बात करेंगे। देखो आपके पास SN1 मैकेनिज्म है, एक आपके पास SN2 मैकेनिज्म। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो SN1 और SN2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, SN1 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसका मतलब है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपके पास पहली बात जो आपको याद रखनी है, ये जो SN1 आपके पास है, इस 1 का मतलब क्या होता है कि ये किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। CBSE में क्वेश्चन आ चुका है कि SN1 आपके पास है वो किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर को करता है, फर्स्ट को करता है, सेकंड को करता है, या इनमें से किसी को भी नहीं करता। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन जनरली आया हुआ है। तो देखो आपके पास 1 है, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। 2 का मतलब क्या है कि ये वाला आपके पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। दूसरी बात मैंने बोला था, जब भी SN1 को याद रखोगे, SN1 का मतलब क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। 1 है तो उल्टे से याद रखना है, SN1 होगा तो यहाँ पर 2 स्टेप मैकेनिज्म आपके पास इन्वॉल्व होगा। अगर आपके पास SN2 है तो वहां पर आपके पास क्या होगा, 1 स्टेप मैकेनिज्म आपके पास इन्वॉल्व होगा। अब 2 स्टेप के अंदर क्या है, पहला स्टेप आपके पास किसका रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन्स चैप्टर है। इसका मतलब कोई भी मेरे पास RX ग्रुप दिया है, उस RX ग्रुप के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, लिविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा। या तो पहले स्टेप को लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर लिख सकते हो आपके पास रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। अब देखो X आपके पास मान लिया अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर X आपके पास लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा, X अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर चला जाएगा, X नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। और ये जो आपके पास R है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, R पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा। R बेसिकली क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल के अंदर कार्बन इन्वॉल्व होता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि कार्बोकैटायन आपके पास जनरेट हो रहा है। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन आपके पास होता है। अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, कार्बोकैटायन की जो ज्योमेट्री होती है वो आपके पास क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर बेसिकली आपके पास होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, कार्बोकैटायन है, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास होता है। दूसरी बात क्या, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ऑर्बिटल आपके पास खाली है जिसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन आपको पुटअप कराने हैं फर्दर बॉन्ड के लिए आपके पास। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनाया। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब अब जो कार्बोकैटायन बना है, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आपके पास है, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये R पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जाकर अटैक करता है, और क्या बना लेगा आपके पास, RNU आपके पास
फर्दर प्रोडक्ट बना लेगा। तो बस इतना याद रखना था। पहली बात जो याद रखनी थी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। तीसरी अगली जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यहां पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली होती है, यहां पर आपको क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। मतलब जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा आपके पास, इसका मतलब देखो मैंने अभी अभी बताया था कि कार्बोकैटायन की जो शेप है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है एक आपके पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन के अंदर आपके पास है। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करना चाहता है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ करता है कि अबव द प्लेन आपके पास, मतलब फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी आपके पास अटैक कर सकता है। और ये जो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि फ्रंट साइड से अटैक करने का 50% चांस है, 50% चांस आपके पास बैक साइड से रिएक्शन पे अटैक करने का आपके पास है। तो दोनों का जो 50% का रेशो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ये जो 50-50% आपके पास कंपाउंड बनता है, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर भी होते हैं। ठीक है, इनेंशियोमर पे बेसिकली आपको बात नहीं करनी है चैप्टर के अंदर, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर आपके पास क्या है ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखो इसका मतलब क्या था, अगर मैंने इसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर दी, ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक चांस बनेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करे, अबव द प्लेन से जाके अटैक करे। दूसरा चांस क्या बनेगा कि ये आपके पास बिलो द प्लेन से जाकर अटैक करे। तो 50% ये बार आपके पास बना, 50% ये आपके पास बना। और इन दोनों के 50% बनने का जो मिक्सचर आपके पास होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेसेमाइजेशन बोलते हैं। इस बार का अगर आपने प्री बोर्ड का पेपर भी देखा होगा, खासकर जो दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो SN1 आपके पास मैकेनिज्म है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन्वर्जन आपके पास होता है, या रेसेमाइजेशन होता है। तो याद रखना 2 स्टेप मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन बनेगा तो रेसिमिक मिक्सचर आपके पास बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो SN2 में जो आपको याद रखना है, पहली बात 1 स्टेप मैकेनिज्म, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब देखो अगर एक स्टेप मैकेनिज्म आपको करना है, तो जो काम आपने 2 स्टेप में कराए थे वही आपको 1 स्टेप में कराना है। मतलब क्या है कि मेरे पास RX है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेप एक में आ रहे हैं। ये जितना पास में आ रहा है उतना ही एक्स आपके पास लिविंग ग्रुप क्या है, उतना ही दूर आपके पास जा रहा है। तो एक सिचुएशन आपके पास ऐसे आती है, जितना बॉन्ड आपके पास आर बनाता है उतना ही बॉन्ड एक्स के साथ टूटने वाला हो जाता है। मतलब ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, ये मेकिंग ऑफ बॉन्ड आपके पास है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक पोजिशन पर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब जब SN2 हम इन्वॉल्व करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, जो कि इंटरमीडिएट है। देखो इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, ये बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट को नहीं कहते हैं, और इसीलिए इसको नंबर ऑफ स्टेप के अंदर काउंट भी नहीं करते। हम सीधा कहते हैं न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप आपके पास हो गया, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल R प्लस X नेगेटिव आपके पास बाहर निकल गया, ये आपके पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया। अब स्टीरियो केमिस्ट्री पे बात करें तो देखो आपके पास, मान लिया ये कोई आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप आपके पास जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब लिविंग ग्रुप है, यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है। अब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक नहीं करेगा, क्यों, अगर यहां से अटैक करेगा तो स्टेरिकली हिंडर्ड साइट आपके पास रहेगी। ठीक है, यहां से अटैक करना चाहेगा तो भी स्टेरिकल हिंड्रेंस आपके पास रहेगा, तो यहां से अटैक नहीं करेगा। ये हमेशा कहां से अटैक करता है, क्योंकि एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है, तो ये हमेशा अपोजिट साइड से, जहां पर आपके पास लिविंग ग्रुप है इसकी अपोजिट साइड से अटैक करता है। अगर लिविंग ग्रुप यहां है, इसके 180 पर क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा। तो इसका मतलब अगर ये अबव द प्लेन आपके पास होगा तो बिलो द प्लेन से क्या करेगा, आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, अगर मैंने कहा पहले आपके पास मान लिया RX क्या है, अबव द प्लेन पर है,
न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपोजिट साइड से डायरेक्ट अटैक कर रहा है। इसका मतलब ये कहां से अटैक कर रहा है, बिलो द प्लेन से आपके पास कर रहा है। तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री पहले एक्स की थी आपके पास, उससे अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल जब एक्स की जगह जुड़ा है वो आपके पास हो गई है। और इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN1 के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमाइजेशन होता है। SN2 के अंदर आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब है कि जहां से आपके पास लिविंग ग्रुप जा रहा है उससे अपोजिट कॉन्फिगरेशन के अंदर आपके पास न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ रहा है। और अगर सेम में जुड़ता है कहीं पर, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आपके पास क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। रिटेंशन का मतलब है, मान लिया अबव द प्लेन से गया है, अबव द प्लेन पे आया है, ठीक है, बिलो द प्लेन से गया है लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से आपके पास आया है, सेम कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन SN1 SN2 के अंदर अगर हम बात करते हैं, SN1 के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, SN2 के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बन रहा है। तो इतना इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, और ये बातें हैं जो आपको याद में रखनी है। अब जो मेन बात थी, हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात नहीं की थी पीछे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के अंदर। ध्यान से देखना, मेरी सुनना ध्यान से। SN1 आपके पास है, SN1 के अंदर देखा 2 स्टेप मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन आपके पास बन रहा है। तो कार्बोकैटायन जो आपके पास है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, उसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, जितना स्टेबल आपके पास कार्बोकैटायन है, उतनी ही रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म की रिएक्शन की आपके पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। दोबारा सुनना, मैंने कहा कार्बोकैटायन जितना ज्यादा आपके पास स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या है कि SN1 की रिएक्टिविटी वहां पर उतनी ही ज्यादा होगी, रिएक्शन वहां पर उतना ही ज्यादा फास्ट आपके पास होगा। अब अगर मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करती हूं तो हम क्या लिखते हैं, टर्शरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर आपके पास प्राइमरी होता है। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी में सबसे ज्यादा है, प्राइमरी में सबसे कम है, तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन की बात करूंगी, वो भी क्या रहेगी, आपके पास सेम ऑर्डर में रहेगी। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। अब देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास जो होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म आपके पास क्या रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये आपको SN1 के अंदर याद रखना है। SN2 पर आते हैं। SN2 के अंदर क्या होगा, आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर इससे उल्टा होगा। आप चाहो तो एक का याद रख लो, दूसरे का अपोजिट कर देना। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपके पास। देखो बेसिकली जब मैंने मैकेनिज्म की बात की थी, मैंने कहा था लिविंग ग्रुप यहां से जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां पर आपके पास SN2 रिएक्शन इजीली हो जाती है। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां पर आपके पास SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है और फास्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर कम होगा, प्राइमरी में कम होगा, फिर सेकेंडरी में आपके पास होगा, और सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां होगा, टर्शरी में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर, जब मैं SN2 की बात करती हूं तो वो क्या रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी देन टर्शरी रहता है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पास। SN1 का टर्शरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी, SN2 का आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, पहले एक बार इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते रहना साथ की साथ, या स्क्रीनशॉट ले लेना।
इसके बाद देखो E1 E2 है, यहाँ पर एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वगैरह आप पढ़ोगे वहां पर काम आएगा, लेकिन मेन जो हम एलिमिनेशन का मैकेनिज्म अगर पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर्स में ज्यादा काम आने वाला है, जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन अभी दोनों एक जैसे हैं तो यहीं पर समझेंगे। एक आपके पास E1 है, एक आपके पास क्या है E2 है, सेम रहेगा। ई का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन। वन का मतलब क्या है कि E1 क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है। मान लिया मेरे पास क्या है, ये आपके पास कोई भी कंपाउंड मैंने दे दिया, इस कंपाउंड के अंदर आप बेसिकली क्या डालते हो, बेस डालते हो, तब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास रेट है वो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, और वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास रेट को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आपके पास K इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास इस पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ आपके पास। इसके बाद देखो E2 का मतलब क्या था, E2 का मतलब था कि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। यहां पर क्या करेगा, एक तो आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ जो हमने बेस लिया है इस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं क्या कहूंगी, यहां पर जो रेट आपके पास होगा एक तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर होगा और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए आपके पास क्या है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और E1 आपके पास किसको करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है। अब देखो E1 का मतलब मैंने बोला था अपोजिट से याद रखना है, जहां 1 लिखा है इसका मतलब वो क्या होगा, 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, और जहां 2 लिखा गया है इसका मतलब क्या होगा, वहां पर 1 स्टेप मैकेनिज्म आपके पास इन्वॉल्व होगा। अब देखो 2 स्टेप मैकेनिज्म के अंदर एक चीज फाइनल थी, आपके पास क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा। सेकंड स्टेप के अंदर जो एलिमिनेशन आप करना चाह रहे हो वो उस एलिमिनेशन के रिगार्डिंग हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना कैसे है, समझ में आएगा, ध्यान से देखना। मान लिया मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर हैलाइड ले लिया, ठीक है, CX है, और उसके अगले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को करते हैं। तो देखो आपके पास सबसे पहला काम क्या है, 2 स्टेप के अंदर रिएक्शंस करनी है। 2 स्टेप रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि पहले स्टेप के अंदर आपको कार्बोकैटायन बनाना है, इंटरमीडिएट बनाना है। अब कार्बोकैटायन कब बनता है, जब आपके पास लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर चला जाता है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो जाएगी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, रिमूवल ऑफ आपके पास हैलोजन ग्रुप रहेगा। अब रिमूवल ऑफ हैलोजन का मतलब क्या है कि X नेगेटिव आपके पास बाहर चला गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को X लेकर गया है, तो कार्बन पर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। तो इसका मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी चीजें आपके पास क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। तो पहला जो स्टेप आपके पास था वहां क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आपके पास है। अब देखो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, पहला स्टेप हो गया जो हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। हमेशा पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप रहता है, जहां इंटरमीडिएट आपके पास बन रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब जो रेट है वो इसी स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, और इस स्टेप के अंदर क्या इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनाया। अब देखो ध्यान से सुनना, अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर SN1 के अंदर क्या था, जो कार्बोकैटायन बनता है न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पर जाकर अटैक करता था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आपके पास है। अगर मुझे एलिमिनेशन कराना है,
अब एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में है? सेकंड स्टेप में बेस की प्रेजेंस में है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा? अटैक ऑफ बेस बेसिकली आपका टेक प्लेस करेगा। अब देखो बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब ये क्या करता है? जो कार्बोकैटायन है इसके साइड वाले कार्बन के पास जो प्रोटॉन आपके पास अवेलेबल है उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या करेगा ये बेस? क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ ले लेगा। तो क्या बना लेगा? BH बेसिकली आपके पास बन जाएगा। प्रोटॉन ले लिया। अब जैसे ही प्रोटॉन लेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है। तो ये वाली जो आपके पास बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट कर जाता है? दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब अब क्या बनेगा? यहाँ पर जैसे ही आएगी डबल बॉन्ड बनेगा, आपके पास क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक 3 नंबर में मैकेनिज्म पूछता है CBSE, उसके बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर से हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नहीं किया, पहला स्टेप था, पहले स्टेप में क्या किया? कार्बोकैटायन बनाया। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने क्या किया? अटैक, आपके पास बेस था उसने अटैक किया, उसने क्या किया? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई और आपके पास क्या बन गया? एल्कीन बेसिकली आपके पास बन गई। तो ये था E1 मैकेनिज्म जो आपको याद रखना है। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी, इससे ज्यादा फिलहाल आपको याद नहीं करनी। एक चीज और ध्यान में रखना, जब भी हम एलिमिनेशन करेंगे, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है? एक तो X गया है, हेलोजन गया है, दूसरा क्या है? इधर से हाइड्रोजन गया है। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज जनरली टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन और हैलाइड जाता है तो उसको मैं क्या कहती हूँ? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलती हूँ। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब रिमूवल ऑफ, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से, हेलो का मतलब किससे है? हेलोजन से है। तो बेसिकली यहां पर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस हो। ठीक है, अब देखो अगला, ये आपके पास E1 था। E2 के अंदर क्या ध्यान रखना है? E2 के अंदर मैं कहती हूँ जो 2 स्टेप में काम किया है उसी को एक स्टेप के अंदर काम कर दो आप। मतलब जो आपने पहले में हेलोजन को निकाला, बेस का अटैक किया, वो सब काम एक ही स्टेप में करना है। कैसे करना है वो बताती हूँ। देखो आपके पास, मेरे पास फिर से हैलाइड है तो ये X आपके पास होगा। इस तरह का आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना। आपने क्या कराया? बेस का अटैक कराया। एक स्टेप में रिएक्शन करनी है तो क्या होगा? आपके पास बेस है, ये बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को अपनी तरफ में लेगा। बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हुई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट होगी इसकी वैलेंसी आपके पास बढ़ जाएगी। 4 ही वैलेंसी हो सकती थी, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा 5 वैलेंसी होगी, तो लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। एक स्टेप में काम किया है। बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हुई, कार्बन की वैलेंसी बढ़ी, तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो लिविंग ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आपके पास बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? फिर से आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा। इधर से X जाएगा, इधर से मतलब आपके पास प्रोटॉन जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? HX आपके पास निकल जाएगा। तो ये किसका मैकेनिज्म होगा? E2 का मैकेनिज्म होगा। आई होप आपको SN1, SN2, E1 और E2 में से कोई भी प्रॉब्लम ना हुई हो। मैसेज करके मुझे बता सकते हो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो। रब कर रही हूँ इसको तब तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो आपके पास कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जनरली पूछता है। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जितना आधा पोर्शन हो जाएगा। आपके पास क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास कौन सा सब्सटेंस होता है? क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास सब्सटेंस है वो क्यों होता है या नहीं है, वो आपसे बेसिकली पूछता है। तो 2 चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। 2 रीजन है, सिर्फ वही 2 रीजन आपके CBSE बोर्ड में लगेंगे। पहला रीजन पे ध्यान देना। पहला हम क्या कहते हैं कि अगर कहीं पर कायरल कार्बन आपका प्रेजेंट है,
अगर कहीं पर कायरल कार्बन आपके पास प्रेजेंट है तो वहां पर हमेशा वो क्या रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर कहीं पर कायरल कार्बन अगर आपके पास प्रेजेंट है, पूरे मॉलिक्यूल में एक अगर आपके पास एटलीस्ट कार्बन कायरल हो गया, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर कायरल कार्बन एटम पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पर भी नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपके पास होता है। अब कायरल का मतलब क्या होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है। कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब एक जगह सब्स्टिट्यूएंट मैंने एक ए डाल दिया, फिर आपके पास बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया, चारों की चारों अगर वैलेंसी आपके पास डिफरेंट हो जाती हैं तो इस पर्टिकुलर कार्बन को मैं क्या कहती हूं, कायरल कार्बन हम इसको कहते हैं। मान लिया अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक आपके पास यहाँ पर इथाइल जुड़ा हुआ है, तो देखो इथाइल और मिथाइल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो इसका मतलब ये कार्बन आपके पास अकायरल है, कायरल आपके पास नहीं है। तो ये यहाँ पर कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल कार्बन नहीं है तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कई क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से सीबीएसई में, ठीक है। एक दूसरा रीजन, जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछता है रेसिमिक मिक्सचर आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों होता है? ध्यान से सुनना मेरी रीजन को। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेसिमिक मिक्सचर क्यों होता है? कई बार रेसिमिक मिक्सचर का एग्जांपल आपको दे देता है और फिर पूछता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों है आपके पास, या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव आपके पास होगा। ध्यान से सुनना, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मान लिया मेरे पास कोई मॉलिक्यूल बनाना है, मैंने बताया था, मान लिया CX है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना चाहते हो, कार्बोकैटायन आपके पास है, इस पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, तो 2 प्रोबेबिलिटी है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। क्लियर? अब देखो अगर फ्रंट से किया तो आपके पास क्या बनेगा, इस टाइप का आपके पास कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर बैक साइड से किया तो इसका मतलब इस तरह का आपके पास कोई प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो ये बेसिकली 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। और दोनों को हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होते हैं, मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एक दूसरे की होती है, ठीक है। बेसिकली ध्यान दो, ये जो दोनों इनएंशियोमर आपके पास बनते हैं, हम क्या कहते हैं, एक इनएंशियोमर की जो रोटेशन होती है दूसरे की उसकी अपोजिट रोटेशन रहती है। मान लिया एक इनएंशियोमर ये वाला आपके पास क्या कर रहा है, इसके अंदर रोटेट कर रहा है, तो दूसरे वाला क्या करता है, ठीक उसकी अपोजिट साइड से रोटेट करता है। और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज आपके पास है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की रोटेशन को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। और इस वजह से जो रेसिमिक मिक्सचर आपके पास होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दोबारा से सुनो, रेसिमिक मिक्सचर आपके पास जो बनता है वो बेसिकली हमेशा क्या होता है, इनएंशियोमर होते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर एक इनएंशियोमर की जो रोटेशन आपके पास होती है वो दूसरे इनएंशियोमर से क्या होती है, अपोजिट होती है। या फिर ये कहो, एक इनएंशियोमर दूसरे इनएंशियोमर्स की जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसको कैंसिल आउट कर देता है, और इसी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ये सिर्फ 2 ही आंसर है जो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन के अंदर, रीजनिंग के अंदर देने होते हैं। अगर कायरल कार्बन है, सबसे पहले कायरल कार्बन देखो, कायरल कार्बन है तो आप सीधा कहो कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं है तो आपके पास इनएक्टिव होगा। दूसरा, एक रेसिमिक मिक्सचर पे क्वेश्चन पूछता है, रेसिमिक मिक्सचर में आपको बताना है कि रेसिमिक मिक्सचर आपके पास जो बनता है बेसिकली इनएंशियोमर्स बनते हैं आपके पास, और उन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी है, एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशंस को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। इसी वजह से आपके पास क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 1-1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां पर? अभी क्वेश्चंस, अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इजी भी लगेंगे। इसी के साथ देखो आपके पास, ठीक है, देखो आपके पास कुछ है, एक आपके पास मार्कोनिकव रूल है, एक आपके पास एंटी मार्कोनिकव रूल है। मार्कोनिकव रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकव रूल कंप्लीट द रिएक्शन करने में आपके पास या कन्वर्जन में हेल्प करते हैं बेसिकली। ध्यान देना मेरी बात, मेरे पास कहीं पर भी डबल बॉन्ड आपके पास है,
इस डबल बॉन्ड के अंदर मुझे HX डालना होता है। ध्यान से सुनना, मेरे पास कहीं पर एल्कीन है, एल्कीन के अंदर मुझे HX डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव आपके पास है, मतलब X नेगेटिव आपके पास है, वो उस कार्बन एटम पर जाता है। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे यहाँ पर क्या जोड़ना है, HX डालना है। अब यहाँ पर एक जगह एक आपके पास, सबसे पहले ये देख लो कि डबल बॉन्ड कहाँ है। डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ है। अब इस डबल बॉन्ड के जो दोनों के दोनों कार्बन एटम है, एक कार्बन पर हाइड्रोजन जाता है, एक कार्बन पर आपके पास हेलोजन जाता है। अब हेलोजन वहां जुड़ता है, उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। दोबारा सुनना मेरी बात को, मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग जहां पर हेलोजन वहां जाकर जुड़ता है, उस एल्कीन के कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये जो यहां एक हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, तो इस वाले हाइड्रोजन पर, इस वाले कार्बन पर क्या होगा, हेलोजन जाके जुड़ेगा, और दूसरे वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। ये क्या कहता है, मार्कोनिकव ऑफ रूल कहता है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है एंटी मार्कोनिकव रूल। एंटी मार्कोनिकव रूल की पहचान क्या होती है कि जब भी HX दिया होता है ना, उसके साइड में आपको पर ऑक्साइड हमेशा देता है। HX के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड या सिंपल परऑक्साइड अगर आपको दे दे, तो अगर आपके पास एंटी मार्कोनिकव रूल कहां लगाना है, जहां HX के साथ आपको परऑक्साइड मिल जाए। अब परऑक्साइड अगर लगा है तो यही रूल आपके पास उल्टा हो जाता है। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, मार्कोनिकव रूल के अपोजिट। अब एंटी मार्कोनिकव रूल क्या कहता है कि हेलोजन वहां जुड़ता है जहां आपके पास, जिस कार्बन एटम पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपके पास अटैच होते हैं। तो अगर मैंने एंटी मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देखा तो क्या बन जाएगा, CH2CH2Br आपके पास, मतलब इस कार्बन पर क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, और जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां जाकर क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। इस पॉइंट को याद रखना, बस इससे ज्यादा आपको यहां पर याद नहीं रखना। सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर आपके पास मार्कोनिकव रूल है, मार्कोनिकव रूल में हेलोजन कहां जुड़ता है, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वहां जुड़ता है। एक को याद रखो बस, दूसरे को अपोजिट ही करना है, दैट्स इट। कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, दो चीजें और बताऊंगी। एक आपके पास होता है सेट्ज़फ रूल। सेट्ज़फ रूल के अंदर एक हाईलाइट में बस एक बात याद रखनी है, जब भी अगर आपसे पूछा जाता है, सेट्ज़फ रूल के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कहीं पर दो एल्कीन बन रही है, अगर कहीं पर दो एल्कीन बनती हैं, तो आपको वो एल्कीन बनानी है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। सेट्ज़फ रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे मान लिया मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक जगह पे क्या कर दिया, H2 कर दिया, H2 कर दिया। दूसरा जो आपके पास एल्कीन बन रही है, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां H, यहां पर CH3। देखो यहाँ छोटे छोटे ग्रुप है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ देखो आपके पास CH3 बड़े बड़े ग्रुप आपके पास हो गए, तो ये वाली एल्कीन क्या है, मोर आपके पास क्या नाम है, ये वाली एल्कीन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो सेट्ज़फ रूल क्या कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली एल्कीन आपके पास होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। एक आधी जगह पे यूज हुआ है CBSE में, जहां यूज होगा वो क्वेश्चंस में आपको बता दूंगी। बस जितनी बात बता रही हूँ, इससे ज्यादा एक बात भी याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप CBSE का पेपर दे रहे हो तो। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। एक इसी के साथ मैं बीटा एलिमिनेशन की भी बात करूंगी। बीटा एलिमिनेशन का एक ध्यान में रखना, बेसिकली जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ाया था वही चीज रहेगी। देखो क्या था, एक X था, एक हाइड्रोजन था। मैंने क्या कहा था कि X का जो अगले वाला कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट कराना होता है। वो आपके पास बेस क्या करता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब देखो, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसको मैं क्या कहती हूँ, अल्फा कहती हूँ। उसके साइड वाले कार्बन क्या होते हैं, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। ध्यान से सुनना, मेरा बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। आपके पास X है, X के साइड वाला हाइड्रोजन हटाना है। अगर यहाँ पे देखो, ये वाला भी आपके पास हाइड्रोजन हो सकता है बीटा, ये वाला भी हाइड्रोजन हो सकता है, दोनों इसके साइड वाले कार्बन के हाइड्रोजन है आपके पास। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये सोचोगे मुझे बेस आपके पास दिया है,
ठीक है, बेस आपके पास बेसिकली दिया है, बेस को प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कराना है। अब वो इस वाले प्रोटोन को कराएगा या इस वाले को कराएगा, तो आपको दोनों को करके देखना है। अगर इस वाले को कराता है तो देखो डबल बॉन्ड आपके पास यहां पर बनता है और यहां पर क्या बच गया, CH3 बच गया। अगर वो इस वाले प्रोटोन को कराता है तो आपके पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH आपके पास बनेगा, इधर क्या बनेगा, CH3 बनेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, 1 2 3 1 2 3 एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया होता, यहां CH2 यहां CH3 लगा दिया होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपको फिर से देखना है कि इस वाले प्रोटोन को उठाएगा या इस वाले प्रोटोन को उठाएगा, वो डिसाइड करना है। तो देखो आपके पास इस वाले प्रोटोन को अगर उठाता है तो यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 यहां पर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर CH3 आपके पास। और अगर इस वाले कार्बन को हटाता है, इस वाले हाइड्रोजन को लेता है, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इधर वाले कार्बन एटम पर 2 मिथाइल है, इधर वाले कार्बन एटम पर सिर्फ एक ही साइड से सब्स्टिट्यूटेड है, बाकी सब हाइड्रोजन है। तो दोनों में से आपके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, ऊपर वाली है। तो इसका मतलब यहां पर जब आप प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, वो किसके अकॉर्डिंग कराते हो, बीटा एलिमिनेशन जो आपके पास है किसके अकॉर्डिंग कराते हो, सेट्ज़फ़ रूल के अकॉर्डिंग कराते हो। मतलब आप उस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, उस बीटा कार्बन के प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कराओगे जहां पर सेट्ज़फ़ रूल आपके पास अप्लाई होता है। मतलब जहां पर आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास बनती है, वही आपको कराना है। बस इस हाईलाइट को याद रख लेना, जहां पर भी अप्लीकेबल होगी इस तरह का अगर मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, वहां पर आपको लगाने की जरूरत पड़ती है इसको। ठीक है, जितना बोला है इसी की बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये कोट बहुत पुरानी है और बिल्कुल सूट भी करती है। तो देखो ये वाला जितना पोर्शन मेरे पास था वो सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। SN1 SN2 E1 E2, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैरेलिटी, आपके पास मार्कोनिकव, एंटी मार्कोनिकव, सेट्ज़फ़ रूल, बीटा एलिमिनेशन, बस इतनी ही बात आपको याद में रखनी है। ठीक है, अब इसी के साथ एक मैकेनिज्म पेपर में पूछा गया है, उस मैकेनिज्म के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैकेनिज्म पेपर में पूछा गया था उसको क्या था, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल दिया था। इथेनॉल को किस में बदलना है आपको, इथाइल आयोडाइड के अंदर बदलना है। और बीच में क्या दिया गया था, बेस आपको दिया गया था। ये आपको मैकेनिज्म है, ये यहां से इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है, ध्यान से देखना। मैकेनिज्म है आपके पास, इथेनॉल है। इथेनॉल क्या करेगा, इथेनॉल का मतलब है CH3 CH2OH। इथाइल आयोडाइड का मतलब है CH3 CH2, या कोई भी हैलाइड अगर आपके पास हो सकता है, X आपके पास हो सकता है। तो ये आपके पास बेसिकली है। तो देखो सबसे पहला काम, जब भी मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगी, आपको लिविंग ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो पहला जो स्टेप यहाँ पर रहेगा, एक चीज का ध्यान रखना, मैं बार बार बोलती भी हूं कि OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है। OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है, OH को लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे, जो मेरे पास यहाँ पर बेस आपके पास प्रेजेंट है, बेस है तो आपके पास क्या होगा, HX- मान लिया आपके पास बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस बेस के अंदर क्या होगा आपके पास, बेसिकली आपके पास, अच्छा मैं एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करा रही, सॉरी। जो आपके पास मैकेनिज्म पूछता है, इथेनॉल है, इधर HX देता है, इथाइल हैलाइड के अंदर चेंज करना है, ये HX आपके पास होता है। अब देखो HX के अंदर एक आपके पास H पॉजिटिव है, एक X नेगेटिव है। पहला काम क्या होता है कि जो इथेनॉल है इस प्रोटोन के साथ काम करता है। प्रोटोन के साथ जैसे ही काम करेगा, इस प्रोटोन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर आपके पास है, तो ये क्या करेगा, फटाफट से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या बनाएगा, CH3 CH2OH2 पॉजिटिव आपके पास बनाएगा। अब OH2 जो पॉजिटिव आपके पास बनता है, वाटर, ये लिविंग ग्रुप आपके पास होता है, OH लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो पहले स्टेप के अंदर आपके पास क्या होता है, पहले स्टेप का नाम क्या होता है, प्रोटोनेशन। पहले स्टेप में आपके पास प्रोटोनेशन है। अगले स्टेप में आपके पास क्या करता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन बेसिकली है, वन स्टेप रिएक्शन होगी। मतलब आपके पास जो X नेगेटिव एक अच्छा आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां आपके पास क्या लगेगा, कार्बन की डेफिशिएंसी।
आपके पास रहेगी। किस पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा, आपके पास वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? बेसिकली आपके पास CH3CH2X बन जाएगा और वाटर आपके पास क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये आपके पास मैकेनिज्म था जो आपको लिखना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ही मैकेनिज्म है जो सीबीएसई बार बार पूछती है, उनमें से एक मैकेनिज्म इस चैप्टर से है, एल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाते हो। पहला स्टेप प्रोटोनेशन कराया, लिविंग ग्रुप को जनरेट किया। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? आपके पास एल्काइल हैलाइड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन से एक जो 3 नंबर का मैकेनिज्म था ये यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही था कि रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों होता है, बेसिकली ये पूछा गया है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऑप्टिकल एक्टिविटी से आपके पास आता है, इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो प्रैक्टिस जरूर करना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्लास का कोई फायदा ही नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन आपसे ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में पूछता है कि एक आपको ब्यूटेन 1 ओल दे दिया, एक आपको ब्यूटेन 2 ओल दे दिया। वो पूछता है दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा। तो देखो, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। जब भी ऑप्टिकली एक्टिव पूछता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। तो कैसे बनाओगे? ब्यूटेन 1 ओल है। ब्यूटेन 1 ओल का मतलब क्या है? 4 कार्बन है। एन का मतलब है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। 1 ओल का मतलब है पहले ही कार्बन पर OH लगा है। बाकी सब वैलेंसी क्या करोगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करोगे। CH3 CH2 CH2, इधर क्या हो जाएगा? CH2 आपके पास हो जाएगा। अब देखो, ब्यूटेन 2 ओल, आपके पास 4 कार्बन एटम है। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 ओल है, इसका मतलब सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पे OH लगा दो। बाकी सभी को क्या करोगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। CH2 CH, इधर क्या है? CH3 आपके पास। अब देखो, अब आपको ये चेक करना है सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए कि क्या कोई कायरल कार्बन यहां पर प्रेजेंट है। कायरल कार्बन देखो आपके पास क्या है, इधर वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन सेम है, होगा नहीं। इधर वाले पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं होगा। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं होगा। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं कम से कम, तो ये भी कायरल नहीं होगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव आपके पास होगा। दूसरा आता है कि आपके पास ब्यूटेन 2 ओल है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यहां चेक करो, इस वाले कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब 2 कम से कम सेम हो जाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? कायरल कार्बन नहीं है। अगले वाला चेक करो, 2 हाइड्रोजन, कायरल नहीं है। यहाँ 3 हाइड्रोजन, कायरल नहीं है। लेकिन ये वाला कार्बन चेक करो, इस कार्बन के एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एक साइड में आपके पास इथाइल है, और जो फोर्थ आपके पास है वो किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब देखो, कार्बन के इन्वायरमेंट में चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट है। एक हाइड्रोजन CH3, एक OH, एक आपके पास इथाइल ग्रुप आपके पास। इसका मतलब चारों डिफरेंट हो गई, तो ये पर्टिकुलर कार्बन कैसा हो जाएगा? आपके पास कायरल कार्बन हो जाएगा। और अगर ये कायरल कार्बन, एक कम से कम कायरल कार्बन अगर आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास हो जाएगा। हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो SN1 SN2 से पूछे गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ताकि आपको टाइप पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक मैकेनिज्म हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन होगा, कौन नहीं होगा, क्यों होगा, ये आपसे जनरली आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन देखो, आपसे पेपर में पूछा भी गया था। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, व्हाट इज नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर आपके पास, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एन इनेंशियोमर्स, अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स इज कॉल्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, उसी को बोलते हैं। 50-50% होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय द QH। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसने बोला कि कौन है जो मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड बाय द QH, एंड व्हाई।
अब कुछ मॉलिक्यूल दिया था, एक आपको दिया गया था CH3CH, इस कार्बन पर Cl है, इधर CH2CH3 है। दूसरा जो मेरे पास है वहां पर है CH3CH2CH2Cl, एक और कार्बन आएगा CH2Cl, ये आपके पास है। इसने बोला कि A और B, इसका नाम A ले लिया, इसकी आपके पास मान लिया B मॉलिक्यूल है। ये कहता है A और B में से आपके पास कौन है जो KOH से इजीली हाइड्रोलाइज्ड कर जाएगा, वो आपको जनरली यहां पर बताना था। एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपसे हाइड्रोलाइज्ड पूछता है कि कौन जल्दी होगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो SN1 को फॉलो करता है। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, SN1 का मतलब क्या था, टू स्टेप मैकेनिज्म, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको बस यहां देखना था कि कौन सा कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, वही क्या करेगा, इजीली आपके पास हाइड्रोलाइज्ड करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव यहां से क्या करेगा, उसी पे फटाफट से जाके अटैक करेगा, उसी के साथ उतनी जल्दी रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। तो बस आपको ये देखना था कि टर्शरी, SN1 के अंदर क्या पढ़ा था, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये ऑर्डर हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था। बस आपको ऑर्डर चेक करना है। देखो यहां से Cl को बाहर निकाला, Cl गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आपके पास बना। ठीक है, तो इसका मतलब कितना कार्बन है, 2R ग्रुप से अटैच है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन होगा। यहां देखो ये वाला कार्बन है, एक R ग्रुप से अटैच है, तो ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और आपको पता है सेकेंडरी वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है प्राइमरी वाले के कंपैरिजन में। तो जो A मॉलिक्यूल आपके पास दिया गया था वो क्या करेगा, ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज्ड करेगा KOH से। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको बेसिकली याद रखना था कि ये SN1 के अकॉर्डिंग आपके पास होगा। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो डायरेक्टली पूछता है कि SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ कि आपके पास क्या होगा, SN1 का ऑर्डर बताओ कि आपके पास क्या होगा। अभी क्वेश्चंस में आपको एक दो और देती हूँ। ठीक है, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको रब कर रही हूँ। कोई भी डाउट अगर लगता है, ठीक है, तो मुझे मैसेज करके जरूर बता देना। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू expect to react more rapidly by the SN2 mechanism, explain your answer। आपसे पूछा था SN2 में कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा, और एक बार पूछा गया था SN1 के अंदर कैसे होगा। तो सबसे पहले एक SN2 का एग्जांपल देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, CH3CH2Br है। दूसरा जो आपको दिया गया है वो आपके पास क्या है, कार्बन है, इधर CH3 है, CH3 है, CH3 है और Br है। देखो SN2 पूछ रहा है, ऑर्डर पे आओ, सीधा रिएक्टिविटी ऑर्डर है। SN2 के अंदर आपके पास ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। बस आपको चेक करना है प्राइमरी हैलाइड कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। यहाँ देखो ये वाला किसके साथ अटैच है, प्राइमरी आपके पास है। इधर वाला देखो कार्बन है 3 आपके पास, इससे अटैच है ये वाला कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि SN2 की जब मैं बात करती हूँ, SN2 के अंदर आपके पास क्या होता है, प्राइमरी वाला क्या करेगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा, SN1 रिएक्शन को फटाफट से कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ था वो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। रीजन क्या होगा, यही आपको देना है। ठीक है, सेकंड आपके पास था, अगर मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर SN1 पूछ लिया होता, SN1 का मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, मतलब यहां पर ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसका आंसर अगर SN1 के रिगार्डिंग पूछता तो आप क्या कहते कि जो सेकंड वाला आंसर है वो जल्दी से SN1 रिएक्शन को आपके पास करेगा, बहुत ही फास्ट रिएक्शन को कर देगा। या फिर ये कहो कि यहां पर SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस और हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जो SN1 और SN2 से रिलेटेड आपके पास है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको रब कर रही हूं। एक क्वेश्चन सेम है, बस उसको रीजनिंग की फॉर्म में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या था आपके पास, इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड।
क्या बोला है, इथाइल आयोडाइड मतलब CH3CH2 आयोडाइड। इसने कहा कि ये SN2 रिएक्शन को फास्ट करता है। किसके कंपैरिजन में करता है, आपके पास इथाइल ब्रोमाइड के केस में, इथाइल ब्रोमाइड, अच्छा हाँ, इथाइल ब्रोमाइड के कंपैरिजन में SN2 रिएक्शन फास्ट होती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, SN2 का मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास क्या रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब SN का जो मेन इफेक्ट होता है किस पे डिपेंड करता है, किस तरह के कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप को बाहर निकलना है। लिविंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा होगा वो उतनी इजीली तो बाहर जाएगा ना, और जितनी इजीली आपके पास लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो बेसिकली यहाँ जो आपको चेक करना था वो लिविंग ग्रुप का नेचर आपको देखना था। तो लिविंग ग्रुप देखो, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन आपके पास है। अब आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। आयोडीन कैसा है, बड़ा आपके पास साइज का है, बड़ा साइज का है, बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। या फिर मैं ये कहूं कि जो आयोडीन होता है वो ज्यादा अच्छा, एक लाइन के अंदर अगर आंसर देना चाहो तो आप क्या कहोगे, क्योंकि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास है ब्रोमीन के कंपैरिजन में, इसीलिए यहां पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन है वो आपके पास फास्ट हो गई इसके कंपैरिजन में। अब अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, वो इस प्रॉपर्टी के कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बड़ा साइज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आपके पास होती है, ठीक है, इजीली आपके पास निकलना पसंद कर जाता है, इसीलिए आपके पास क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप आपके पास होता है। तो यहां पर जो आंसर देना था वो आपको लिविंग ग्रुप के नेचर के बिहाफ पर देना था। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक एक को भी कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आई थिंक पेपर में जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा तो आप आंसर जरूर कर दोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, एक PDF दे दूंगी बाद में, उस PDF में इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस कर लेना ताकि दिक्कत ना आए, और इनकी भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ वाला जो पोर्शन लिखा है मैंने, वो सारा का सारा किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी जो मार्कोनिकव, एंटी मार्कोनिकव, जो बीटा एलिमिनेशन मैंने आपको बात की थी, कंप्लीट द रिएक्शंस जब हम करेंगे ना वहां पर अप्लाई करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो वहां पर देखते हैं इसकी मेन चीज। इसके साथ देखो नेम रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर। नेम रिएक्शन देखो, पहली जो नेम रिएक्शन आपके पास है, आपके पास क्या रहेगी, फिनकिलस्टीन रिएक्शन है, फिनकिलस्टीन रिएक्शन। देखो एक चीज को याद रख लो, हर कोई सैलून में जाता है, सैलून वाले को नाई वाला बोलो अब से, ठीक है, अगर नाम याद नहीं होता फिक्स कर दो उसका नाम, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत है, किसी को किसी ना किसी वे से तो आप याद करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अपने नाई का नाम आज से फिनकिलस्टीन रख लो, जब भी जाओगे, हाँ भाई मुझे फिनकिलस्टीन के पास जाना है, ये तो याद रहेगा कि नाई के पास जाना है। अब नाई का मतलब क्या है, नाई कैसे लिख सकते हो, NaI मतलब सोडियम आयोडाइड से। तो ये जो आपके पास रिएक्शन होती है बेसिकली फिनकिलस्टीन रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में होती है, NaI के साथ रिएक्शन को कराते हो, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या बनता है, नाई है, आयोडाइड यहाँ पर लग रहा है, तो फाइनली क्या बनता है, आयोडाइड बनता है। मतलब मेरे पास एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन नाई के साथ कराती हूँ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, RI आपके पास एल्काइल आयोडाइड आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास रिएक्शन कौन सी है, फिनकिलस्टीन रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन देखो आपके पास, सेकंड रिएक्शन कौन सी है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स के अंदर क्या है, सेम चीज है, फिनकिलस्टीन के अंदर एल्काइल आयोडाइड बनता है और स्वार्ट्स के अंदर एल्काइल फ्लोराइड बनता है। ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है, बस यहां पर भी RX होता है, इस RX की रिएक्शन को आपने सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा दिया, क्या बनेगा, RF आपके पास बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। सिल्वर फ्लोराइड ना लेना चाहो क्या ले सकते हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड आप यहां पर ले सकते हो, तो भी रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। तो ये आपके पास अगर एल्काइल आयोडाइड का बनना आपके पास होता है नाई की प्रेजेंस में, याद रखना नाई की प्रेजेंस में है, तो आपके पास क्या रहेगा, फिनकिलस्टीन रिएक्शन रहेगी। अगर आपके पास एल्काइल फ्लोराइड आपके पास बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी रहेगी आपके पास, स्वार्ट्स रिएक्शन उसको बेसिकली बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो नेम रिएक्शन यहां से थी।
इसके बाद 3 नेम रिएक्शन जो एक जैसी आपके पास है, ठीक है। लिखकर प्रैक्टिस करना, जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं होगी। अगला देखो वुड्स रिएक्शन। एक आपके पास आती है फिटिग रिएक्शन, उससे नेक्स्ट आपके पास आती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीनों एक जैसी हैं, बस ध्यान रखना है कौन किस पे डिपेंड है। आपके पास जो चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स है। हैलो एल्केन का मतलब एल्काइल हैलाइड लेना है, हैलो अरीन्स का मतलब है अराइल हैलाइड लेना है। तो आपको इतना याद रखना है। वुड्स वाली है किस पे अप्लाई होती है, एल्काइल हैलाइड पे आपके पास अप्लाई होती है। आपके पास फिटिग है वो अराइल हैलाइड पे अप्लाई होती है। और वुड्स फिटिग का मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी लेना है, अराइल हैलाइड भी लेना है। रिएक्शन को ध्यान से सुनना कैसे है। यहाँ पे क्या होता है, वुड्स रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल मैं एल्काइल हैलाइड के लेती हूँ। 2 मोल आपके पास सोडियम के ऐड करते हो, किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हो। सबके अंदर 2 सोडियम डालना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। 2 सोडियम आपने डालना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराना है। क्या होगा, एल्काइल हैलाइड लिया तो यहां से NaX आपका बाहर हो जाएगा, दोनों RR आपके पास बन जाएंगे। मतलब क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। कन्वर्जन में बहुत रिएक्शन हेल्प करेगी। कन्वर्जन के अंदर अगर कहीं पर आपको एल्काइल हैलाइड से आपको एल्केन बनाना होता है तो वो यहां से बनेगा, ठीक है। अब देखो फिटिग रिएक्शन है, फिटिग के अंदर अराइल हैलाइड लेना है, तो दोनों अराइल हैलाइड आपने लिए, ठीक है। उसको सोडियम डाला, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया, यहाँ RR बना, तो यहाँ क्या बनेगा, अराइल अराइल आपस में जुड़ जाएगा। मतलब मान लिया एक बेंजीन रिंग है, दूसरी भी आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, बायफिनाइल बोलूंगी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, AR भी बोल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये अराइल होता है, इसको मैं अराइल ग्रुप बोलती हूँ, ठीक है। अब देखो वुड्स फिटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन, एक में अराइल हैलाइड ले लो, एक एल्काइल हैलाइड ले लो। इसमें क्या डालोगे, सोडियम डाल दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या करना है, जो R और AR है उनको आपस में जोड़ दो। क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट हो जाएगा और NaX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन, 5 रिएक्शन यहां से थी, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन की भी बात करती हूँ, वो हर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को भी और असाइलेशन को भी, ठीक है। तो अगले में ज्यादा अगले में इसका फंक्शंस भी बताऊंगी कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता, उसको हम अगले चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए 5 रिएक्शन ये याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और अगले चैप्टर से ज्यादा पूछी जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट का जो एग्जाम्पल है वो फिनोल है, या फिर आपका एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चंस, अमीन्स वाला चैप्टर है वहां से फ्रीडल क्राफ्ट को ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब एक वो भी बताती हूँ डायग्राम, जो आपके कन्वर्जन्स में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा? आई थिंक उसको करने से पहले कुछ हम वो कर लेते हैं, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, फिर हम कन्वर्जन या कंप्लीट द रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाला जो आपके पास है, पहला क्वेश्चन देखना, 5-6 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला देखो, CX बॉन्ड लेंथ है आपके पास, CX बॉन्ड लेंथ इन हेलोबेंजीन, in halobenzene is smaller than CX bond length in CH3X। देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि CX बॉन्ड लेंथ हेलोबेंजीन के अंदर, मतलब ये जो मैंने हेलोबेंजीन बनाया है, एक मेरे पास क्या है, CH3X है, ये कहता है ये बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या है, कम है, ये बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या है, ज्यादा है। इसका रीजन आपको बताना था,
तो देखो आपके पास क्या है, जो आपके पास X है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इस बेंजीन रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि X का कैसा कैरेक्टर होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट आपके पास होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इस रिंग को एक्टिवेट करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और ये जो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपके पास होता है, और यहां पर हमेशा क्या रहता है, सिंगल रहता है, क्योंकि कहीं पर भी डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या होती है, कम होता है, तभी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास होता है। तो बेसिकली आपको जो यहाँ रीजन देना था वो सिर्फ यही देना था कि हेलोबेंजीन के अंदर क्योंकि एक्स का प्लस आर इफेक्ट आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है बेंजीन रिंग के साथ, तो सी एक्स बॉन्ड आपके पास क्या जनरेट हो जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपके पास हो जाता है। और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपके पास होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास मिथाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। यही रीजन आपको एक्सप्लेन करना था। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, हेलोएल्केन्स इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, गिव रीजन। हेलोएल्केन्स इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हेलोएल्केन्स है वो इजीली डिसॉल्व कर देता है इसके अंदर, वो आपको यहाँ पर बेसिकली बताना था। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, नाम दे के पूछता है, वो क्वेश्चंस भी एक बार मैं आपको साथ में बता देती हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएं। दिखाई नहीं दे रहा मुझे। एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, इसी की फॉर्म में है, वाई आर एल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल इन वाटर। और एक क्वेश्चन और है जो यहां से मैं बेसिकली आपको बताना चाह रही थी। दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे फिर उसको। चलो देखो, हेलोएल्केन्स है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरे रीजन को, वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं आपके पास, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी वहां पर नहीं रहती। यहां पर आपको क्या बताना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है। अब यहां देखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या बात है। यहाँ क्या है, हेलोएल्केन्स आपके पास हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब भी इनकी रिएक्शन आपस में सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर देखो एल्काइल हैलाइड है और पोलर सॉल्वेंट है, इसका मतलब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास रहेगा। देखो बेसिकली एक चीज का याद रखना कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सबसे पहले चेक करो क्या वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पास होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इससे पहले भी मैंने बताया है। यहाँ पर जब भी वाटर के केस में देखता है, वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास हो रखी है, अगर है तो आप बता दोगे सॉल्युबल है, अगर नहीं है तो इनसॉल्युबल रहेगा, इममिसिबल आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर एक लाइन का आंसर है एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऊपर वाले में देखो आपके पास
ऊपर वाले में क्या है कि डिसॉल्व बता रहा है कि ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हेलो एल्केन्स आपके पास रहेंगे, हेलो एल्केन्स और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन आपके पास रहेगी, यहाँ पर जो न्यू इंटरेक्शन आपके पास रहेगी, वो काफी कैसी होती है, स्ट्रोंग होती है, और इसीलिए वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एक देखो मेरा जो मैं दूसरा क्वेश्चन की बात कर रही थी, वहां पर पर्टिकुलर नाम दिया गया था सॉल्वेंट का। अगर सॉल्वेंट का नाम दिया गया है तो आप बता सकते हो वहां पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, वहां पर इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहां पर सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया है। तो यहां पर आपको क्या बताना है, सिर्फ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है कि जो आपके पास हेलो एल्केन्स है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनके बीच में जब आप दोनों को इंटरेक्ट कराते हो आपस में, तो इनके बीच में काफी जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है दोनों के बीच में, वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। और दोनों का स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों मिसिबल हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके पास डिसॉल्व हो जाएंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे तभी तो डिसॉल्व होंगे ना आपके पास। तो बेसिकली इसके अंदर ये आपको आंसर करना था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके पास है, एक बॉइलिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड ही आपके पास है। ठीक है, तो इसको रब कर रही हूं। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, SN1 SN2 से रिलेटेड कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहीं से एक ब्रोमाइड बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आता है, रीजनिंग। एक क्वेश्चन दिया आया था पेपर में, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नहीं, हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको आंसर बताना है। इसमें बोला है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आपके पास होता है, जबकि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसके कंपैरिजन में। एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी क्या है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये एन है, ये टर्शरी है। मेन बात क्या है, सारी चीजें सेम है। टर्शरी के अंदर क्या है, इस तरह से कार्बन अरेंज आपके पास है, यहाँ क्या है, सारे कार्बन इस तरह से अरेंज है, ब्रोमाइड यहाँ लगा है। फर्क क्या है, अरेंजमेंट का फर्क है। दोबारा ध्यान से बात सुनो, मॉलिक्यूल सेम है, ये भी आपके पास ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, बस क्या है, उसका जो ज्योमेट्री है वो अलग तरह से अरेंज है आपके पास। ठीक है, कार्बन्स की आपस में इंटरेक्शन है वो अलग तरह से है। तो देखो ध्यान से, आपको जो रीजन देना है किस बिहाफ पर देना है, आप क्या कहोगे कि जो मेरे पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो कैसा, एक चेन लेंथ की फॉर्म में है, चेन लेंथ की फॉर्म के अंदर है, तो यहां पर देखो सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यहां क्या रहेगा, सरफेस एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कहता है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा है। आप क्या कहोगे, मोर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे, यहां पर ज्यादा रहेंगे, तो आप क्या कहोगे, मोर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा आपके पास हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। याद रखना, आंसर में कैसे देना है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे, और जहां पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो वहां पर ऑब्वियस ही बात है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आप लेना चाह रहे हो वो अचीव करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेट आपको अचीव होगा। तो आप क्या कहोगे, यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है वो क्या होता है, ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया है और आपके पास वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या है, उनके बीच में ज्यादा है। तो आंसर ये आपको यहां लिखना था, लिख लेना कॉपी में, मोर सरफेस एरिया, मोर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आपके पास, एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी, बहुत इजी रीजनिंग क्वेश्चंस है यहाँ पर, और दो बहुत फेमस रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो अभी बताने जा रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, हेलो अरीन्स आर द लेस रिएक्टिव देन द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होता है,
किसके कंपैरिजन में? हेलो एल्केन और हेलो अरेन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स। ये बेसिकली क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था, ये 2 मार्क में भी पूछा गया है, और ये आई थिंक नेटवर्क इशू था। चलो देखते हैं आपके पास क्या है। हेलो अरीन्स है, कम रिएक्टिव होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। ध्यान से सुनना आंसर को। हेलो अरीन्स का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन है। हमने बात की थी इस हेलोजन जो आपके पास ग्रुप है, इसका क्या कैसा आपके पास करेक्टर होता है? प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है। अगर प्लस आर इफेक्ट है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां भेजता है? डीलोकलाइज्ड करता है बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, अब इसको डीलोकलाइज्ड करता है तो यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है CX के बीच में। यहां कैसा रहता है? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आपके पास रहता है। अब देखो डबल बॉन्ड अगर करेक्टर है और यहां पर क्या होता है? हेलो एल्केन्स है आपके पास, यहां कैसा रहता है? सिंगल बॉन्ड आपके पास रहता है CX। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। आपको पता है डबल बॉन्ड करेक्टर है तो कैसा रहता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब है इसको अपनी तरफ से खींच के रखता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसका टूटना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है आपके पास। क्या वो रिएक्ट करना पसंद करता है? इतना इजीली नहीं करना पसंद करता। तो आप क्या कहोगे कि हेलो अरेन्स के अंदर स्ट्रक्चर्स को बना के दिखाओगे बेसिकली रेजोनेंस को, अगर 2 नंबर में पूछता है, वरना मैक्सिमम 1 मार्क के अंदर पूछता है, तो आपको क्या बताना है? हेलो एल्केन्स के अंदर, हेलो अरेन्स के अंदर आपके पास क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है CX के बीच में, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी आपके पास क्या हो जाती है? कम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड आपके पास रहता है, तो इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में क्या रहेगी? आपके पास ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है। अगले क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में करते हैं। ठीक है, तब तक इनकी प्रैक्टिस जरूर करना और कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। मैं बार बार बोलती हूँ, जब तक खुद से नहीं लिखोगे क्वेश्चंस आपके नहीं अच्छे होंगे। ठीक है, अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू।